जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एमपी जीके, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। इसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। इससे पहले हमने देख लिया था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, मध्य प्रदेश के अन्य नाम क्या हैं और मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह, ये सभी हमने देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति जानने से पहले हम देख लेते हैं कि पृथ्वी पर अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हैं, यानी कि कुछ काल्पनिक रेखा मतलब जिसको हम कल्पना करते हैं, वास्तविक नहीं होती है, उसे हम काल्पनिक कहते हैं। तो पृथ्वी का सही से अध्ययन करने के लिए पृथ्वी पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं, जिसे हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। उन सभी को हम देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या रहने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी पर भौगोलिक स्थिति क्या है। जैसे हम बात करते हैं कि मान के चलो ये पृथ्वी है। अब जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं इस तरीके से। ये जो रेखा हम मानते हैं ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, या हम कह सकते हैं कि इसे ये भूमध्य रेखा है, क्योंकि ये पृथ्वी के बीच से जा रही है, इसलिए भूमध्य यानी कि भूमध्य रेखा कहते हैं। ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अब हम बात करते हैं कि विषुवत रेखा, ये जो विषुवत रेखा होती है ये होती है 0 डिग्री विषुवत रेखा, या इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। अब हम बात करने वाले हैं कि जो विषुवत रेखा से हम 23.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे। ये क्या है? उत्तर यानी कि नॉर्थ। इधर क्या है? साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इधर से हम 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे। कितना? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे और 23.5 डिग्री यानी कि दक्षिण में जाएंगे। 23.5 डिग्री। तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए, 23.5 डिग्री। अब हम बात करते हैं कि जो उत्तर में 23.5 डिग्री है इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है इसको हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं साथियों? मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा। इसको हमने समझ लिया है कि जब हम पृथ्वी से 23.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो वो हो जाएगी कर्क रेखा। तो ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो ये हो जाएगी क्या है? मकर रेखा। तो इस तरीके से हमारी जो क्षैतिज लाइन होती है इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अक्षांश। क्या कहते हैं अपन इनको? यानी कि अक्षांश कहते हैं। तो ये जो रेखाएं होती हैं आड़े में, जो क्षैतिज में जो रेखाएं होती हैं इस तरीके से, इनको हम कहते हैं अक्षांश। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से अक्षांश रेखाएं होती हैं। इस तरीके से हमने देख लिया कि कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री की रेखा होती है उत्तर में, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री की जो दक्षिण में होती है उसे हम कहते हैं मकर रेखा। और जो क्षैतिज लाइन होती है, क्षैतिज लाइन को हम कहते हैं क्या? क्षैतिज लाइन को हम कहते हैं अक्षांश। कितने डिग्री अक्षांश है। अब हम बात करते हैं देशांतर। तो देशांतर को हम कहते हैं कि पृथ्वी का हम केंद्र मानते हैं, इस तरीके से कि पृथ्वी का यहाँ से केंद्र है। अब जो देशांतर है, देशांतर में इस तरीके से जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उनको हम कहते हैं क्या? तो उनको हम कहते हैं देशांतर लाइन। तो इस तरीके से पृथ्वी पर कुछ ऊर्ध्वाधर लाइन होती हैं, कुछ क्षैतिज लाइन होती नहीं है, बल्कि हम काल्पनिक मानते हैं अध्ययन के लिए।
तो हम सोचते हैं कि पृथ्वी पर खड़ी लाइन को हम क्या कहेंगे और क्षैतिज लाइन को क्या कहेंगे। तो जो खड़ी लाइन है, ये जो खड़ी लाइन होती है इनकी संख्या 0 होती है। यहाँ सॉरी संख्या नहीं, ये जो मुख्य लाइन होती है जो बीच में से जाती है इसको हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। तो ये जो रेखाएं होती हैं ऊर्ध्वाधर वाली उनको हम कहते हैं देशांतर, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये रेखाएं होती हैं। जो रेखाएं दो प्रकार की रेखा होती हैं, एक होती है क्षैतिज वाली रेखा, क्षैतिज वाली रेखा को हम कहते हैं अक्षांश। एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कहते हैं देशांतर। तो ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा होती नहीं है, बल्कि हम अध्ययन के लिए इनको काल्पनिक रूप से मानते हैं कि दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। अब जो 0 डिग्री की जो क्षैतिज रेखा होती है, 0 डिग्री की क्षैतिज रेखा होती है उसको हम कहते हैं 0 डिग्री की क्षैतिज रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और जो 0 से हम चलेंगे 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में, तो इसे हम कहते हैं कि 23.5 डिग्री की जो क्षैतिज रेखा है उसको हम उत्तर में कहते हैं कर्क रेखा और दक्षिण में कहते हैं मकर रेखा। अब हम बात करते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा है बीच वाली, ऊर्ध्वाधर रेखा है बीच वाली, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके बाद बहुत सारी रेखा होती है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से होती है। अब इसको हमने क्यों समझाया, क्योंकि अभी हम कर्क रेखा को गुजारेंगे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से। तो ये कहाँ पे इसकी स्थिति है, ये आपको दिख रहा होगा देशांतर, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी उत्तरी अक्षांश। तो इसको हम समझने के लिए ये समझना पहले जरूरी है। अब हम समझते हैं कुछ और बात। जैसे हम बात करते हैं कि ये तो हमारी हो गई 0 डिग्री, कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। अब 0 डिग्री से जैसे हम उत्तर में जाएंगे तो हमारी यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। तो उत्तर यानी कि 0 से उत्तर में जाएंगे तो डिग्री का मान बढ़ेगा, और 0 डिग्री से दक्षिण में जाएंगे तो डिग्री का मान बढ़ेगा। 0 से 1, 2, 3, 4 ऐसे दक्षिण में जाएंगे तो बढ़ेगा, उत्तर में जाएंगे तो बढ़ेगा, दक्षिण में और उत्तर में। उसी प्रकार से जो देशांतर रेखा होती है, देशांतर रेखा ए है, 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा है। अब इधर इससे यानी कि इससे 0 डिग्री से इधर को जाएंगे यानी कि ईस्ट यानी कि पूरब की साइड जाएंगे, तरफ जाएंगे तो 0 डिग्री का मान बढ़ेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरीके से। और इसी तरीके से इधर को जाएंगे क्या, पश्चिम साइड, तो इसका 0 का मान बढ़ेगा। तो इस तरीके से हमने समझ लिया है कि पृथ्वी पर कौन सी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो भारत है वो पृथ्वी पर कहाँ है। तो हमारा जो भारत है वो इधर है, हमारा भारत है वो इधर है, भारत की स्थिति यहाँ पे है, भारत की स्थिति यहाँ पे हम भारत बनाते हैं थोड़ा सा हल्का सा, यहाँ पे है हमारा भारत। ये हमारा भारत है। अब जो भारत है, भारत से जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है ना, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इसको हम देखने वाले कर्क रेखा को। तो हमारा भारत देख लिया। अब हम देखेंगे कि ए वाला भाग और ए वाला भाग, ए वाले भाग में हमारा जो भारत है वो स्थित है। कौन से भाग में, इस वाले भाग में। तो भारत हम बात करेंगे कौन से अक्षांश, कौन से देशांतर में। अक्षांश किसे कहते हैं, जो आड़ी लाइन होती है। तो मान के चलो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी में ये जो अक्षांश हो गया, ये हो गया ऊपर वाला अक्षांश, उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ वाला, इसको हम सही से लिखते हैं उत्तरी अक्षांश, और नीची वाले को हम कहते हैं दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। तो ये हो गया उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। और ये हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री जो है विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा। इधर का जो है इसको हम कहते हैं पूर्वी देशांतर। क्या कहते हैं,
पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये इधर वाला भाग है, और इसको हम कहते हैं, देशांतर को हम कहते हैं पश्चिमी देशांतर। क्या कहते हैं? पश्चिमी देशांतर। तो जो आधा भाग है पृथ्वी का, आधा भाग जो ऊपर से यहाँ से ये जो पूरा है ना पृथ्वी का जो आधा भाग, इसको हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और जो आधा भाग है नीचे वाला, इसको हम कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। और हम बात करेंगे कि जो आधा ऐसे खड़े में जो आधा पृथ्वी का भाग है, ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर। क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर। और जो खड़ा वाला भाग है आधा वाला, उसको हम कहेंगे पश्चिमी देशांतर। अब हमारा जो भारत है कौन से अक्षांश में और कौन से देशांतर? तो हमारा जो पूरा का पूरा भारत आता है वो आता है पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश में हमारा भारत आता है। कहाँ पे आता है? पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश। समझ गए होंगे दोस्तों, हमारा जो भारत है कहाँ पे आता है? पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश। अब हमने यहाँ तक देख लिया है, हमने भारत की स्थिति देख ली है कि भारत कहाँ पे आता है? पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश। अब इसको हम साफ करते हैं। आपने समझ लिया होगा 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश। जो लेटी लाइन होती है या जो क्षैतिज लाइन होती है उसको हम कहते हैं अक्षांश, और जो खड़ी लाइन होती है उसको हम कहते हैं देशांतर। हमारा जो भारत है कौन से अक्षांश में है? तो वो है उत्तरी अक्षांश में। और जो कौन से देशांतर में? वो है पूर्वी देशांतर। अब हम बात करते हैं कि ये हमारा मध्य प्रदेश सॉरी भारत है, भारत। अब हम बात करते हैं कि ये इधर भारत है। भारत का सही से मैप बन जाए। ये हमारा भारत है। भारत के जो मध्य में क्या है? मध्य प्रदेश, हमारा एमपी है, एमपी। भारत के मध्य में मध्य प्रदेश है। और जो कर्क रेखा हमने देखी है 23.5 डिग्री की, वो भारत के बिल्कुल बीच से गुजरती है, भारत के बीच से गुजरती है। तो जो 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है वो भारत के बीच से गुजरती है। उनमें हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल है। जैसे हम देखते हैं कि गुजरात, फिर आएगा राजस्थान, फिर आएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरीके से जो कर्क रेखा है वो भारत से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इसमें हमारा मध्य प्रदेश शामिल है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है उसको हम समझते हैं। जो कर्क रेखा है वो जो 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये क्या है? कर्क रेखा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अब हमारा जो मध्य प्रदेश है उस कौन सी स्थिति है। अब यहाँ से हम देखेंगे अक्षांश में। पहले हम देखते हैं अक्षांश में। अक्षांश कैसे में रहेगा? लेटे वाला, कि मध्य प्रदेश का कौन से अक्षांश में है। तो पहले हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश है 23.5 डिग्री हमारी जो कर्क रेखा है, और उससे तो यानी कि बीच से जाती है हमारी जो कर्क रेखा, तो उससे नीचे आएंगे तो 23.5 से नीचे आएंगे तो हो जाएगा 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अधिकतम कहाँ पे जाएगी? तो यहाँ पे जाएगी 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। उत्तरी क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारा जो भारत है उत्तरी अक्षांश में स्थित है, इसलिए उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश। और कौन से देशांतर में? पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर और पूर्वी देशांतर। देशांतर हम खड़ी लाइन को कहते हैं और अक्षांश हम लेटी लाइन को कहते हैं, क्षैतिज लाइन को कहते हैं। तो हमने देख लिया है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। इसको हम कहेंगे कि 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद हम बात करेंगे देशांतर में। तो देशांतर में ये आएगा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से
82°48' पूर्वी देशांतर। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश की जो है भौगोलिक स्थिति है। अब हम देखने वाले हैं अलीराजपुर नहीं, कि सबसे पूर्वोत्तम जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्वोत्तम जिला यानी कि सबसे पूर्वोत्तम जिला ये कौन सा है, ये है सिंगरौली। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पूर्वोत्तम जिला, सबसे पूर्वोत्तम जिला कौन सा है, पूर्वोत्तम जिला वो है सिंगरौली। क्या है, सिंगरौली। और पूर्व से हम पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिमतम जिला कौन सा है, तो पश्चिमतम जिला है अलीराजपुर। क्या है, अलीराजपुर। ये कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, वो है अलीराजपुर। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तरतम जिला। तो उत्तरतम जिला कौन सा आएगा, सबसे उत्तरतम जिला आएगा, सबसे उत्तरतम जिला वो है मुरैना। कौन सा है, मुरैना। ये कौन सा है, ये है मुरैना। और सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणतम जिला है बुरहानपुर। ये कौन सा है, दक्षिणी जिला या सबसे दक्षिणी जिला। हमने देख लिया है कि सबसे उत्तरतम जिला या उत्तर जिला कौन सा है, वो है मुरैना। दक्षिणी जिला बुरहानपुर। पूर्वोत्तम जिला कौन सा है, तो सिंगरौली। और पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वो है अलीराजपुर। और जो मानक समय रेखा भारत के कई जिलों से गुजरती है, लेकिन भारत के कई राज्यों से गुजरती है और मध्य प्रदेश के एक जिले से गुजरती है। वो कौन सा जिला है, वो है सिंगरौली। ये जो रेखा है इसको हम कहते हैं मानक समय रेखा। मानक समय रेखा। ये जो मानक समय रेखा है इससे टाइम निर्धारित करते हैं। और जो कर्क रेखा हम देखते हैं कि ये 14 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से, 14 जिलों से गुजरती है। कौन सी, ये है कर्क रेखा। अब हम देख लेते हैं कि एक 14 जिले कौन कौन से हैं। कर्क रेखा पर स्थित कर्क रेखा हम देखते हैं। कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है, 14 जिले। अब ये जो 14 जिले हैं वे कौन कौन से हैं, पहले तो हम बात करते हैं रतलाम, रहुआ, उज्जैन, से आगर मालवा, रहुआ, राजसी। तो राजगढ़, आगर मालवा, राजगढ़, रहुआ, राजसी। सी से आ जाता है सीहोर, रहुआ, राजसी। भोपाल, विदिशा, रहुआ, राजसी, भोपाल, विदिशा। फिर आएगा, क्या आएगा, तो रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा। हम भाई बात करेंगे कि राय साहब यानी कि रायसेन साहब से आएगा सागर, राय साहब मुंह से जलेबी काटी। राय साहब मुंह से जलेबी, जबलपुर काटी यानी कि कटनी। और उमरिया डोल गई, यानी कि उमरिया को हम कहेंगे, क्या कहेंगे,
तो इनकी कटनी है उमरिया शहडोल, उमरिया और शहडोल, उमरिया शहडोल, शहडोल। तो इस तरीके से जो 14 जिले हैं उनसे कर्क रेखा गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमने देखा है कि कर्क रेखा से जो 14 जिले हैं वो टच करते हैं, यानी कि कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, होशियार, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो दोस्तों इसको हमने ट्रिक से याद किया है कि रउआ, रउआ, राज सी, सी यानी कि देखना, राज सी, राज देख भोपाल विदिशा को। फिर आएगा राय, राय सा से साहब, मुंह से जलेबी काटी, राय साहब ने मुंह से जलेबी काटी, उमरिया डोल गई। तो इस तरीके से हमने याद किया है। अब हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से, कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो माही नदी 2 बार काटती है, माही नदी 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, माही नदी 2 बार काटती है। अब हम बात करते हैं कि देख लिया हमने कर्क रेखा। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जो उत्तर से दक्षिणी दूरी कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितनी दूरी है, इसका हम विस्तार देखते हैं। जैसे कि सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है, मुरैना। तो मुरैना के सबसे ऊपरी भाग, यानी कि मुरैना के सबसे ऊपरी बिंदु से जो बुरहानपुर है, बुरहानपुर के सबसे दक्षिणी बिंदु तक इसका जो एरिया है वो कितना है, वो है 605 किलोमीटर। कितना है, 605 किलोमीटर। और जो सबसे पश्चिमी जिला है वो है अलीराजपुर, और जो सबसे पूर्वी जिला है वो है सिंगरौली। अब इसके और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, वो है 870 किलोमीटर, तो ये हो गया हमारे मध्य प्रदेश की दूरी। यानी कि दूरी पूर्व से पश्चिम तक, यानी कि दूरी कौन सी है, 870 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक कितनी दूरी है, तो वो है 605 किलोमीटर। अब हम देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य जैसे कि इधर आ जाता है यूपी, मध्य प्रदेश के इधर आ जाता है यूपी, इधर आता है क्या, राजस्थान, यूपी है, राजस्थान है। तो यहाँ पे आ जाएगा गुजरात, गुजरात यहाँ पे आ जाएगा, गुजरात, गुजरात आ जाएगा। और इधर आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, इधर आएगा महाराष्ट्र, इधर आएगा क्या, छत्तीसगढ़। तो CH यानी कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, RJ यानी कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अब हमने यहाँ तक हमने देख लिया है, कर्क रेखा को भी देख लिया है, हमने ये भी देख लिया है कितनी है, इसके भी हम बात करते हैं। इसका भी हमने बात कर ली थी कि पूरब से पश्चिम तक कितने मिनट का अंतर है। तो पूरब से ईस्ट वेस्ट में हम बात करते हैं तो इसमें 34 मिनट का अंतर देखने को हमको मिलता है। कितने मिनट का, 34 मिनट का अंतर हमको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक स्थिति है वो देखी है। भौगोलिक स्थिति में 21.6 डिग्री 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 डिग्री मिनट उत्तरी अक्षांश, और इधर से हम बात करेंगे 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इस तरीके से हमने देखा है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। अब इसको हम देखेंगे अगली क्लास में कि यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश में जो जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है, मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है, वर्षा कितनी होती है, तो मध्य प्रदेश में एमपी में हमने बात की है कि यहाँ पे जलवायु कैसी है, जलवायु है उष्ण कटिबंध
कटिबंध, उष्ण कटिबंध जलवायु है। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, वर्षा होती है औसतन यानी कि औसत के हिसाब से, यानी कि औसतन होती है 112 mm, 112 mm होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, सर्वाधिक वर्षा, और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, न्यूनतम, तो ये होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है पचमढ़ी और न्यूनतम वर्षा होती है भिंड। और हम बात करेंगे, ये हमने देख लिया, जलवायु भी देख लिया, वर्षा भी देख लिया, और जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा अगर जो मालवा क्षेत्र है, कर्क रेखा है, मालवा क्षेत्र को के बीच से गुजरती है, के बीच से गुजरती है। तो इस तरीके से हमने देख लिया है क्या गुजरती है। कर्क रेखा को मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंध, वर्षा औसतन 112 एवं सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में, न्यूनतम वर्षा भिंड में। तो इस तरीके से हमने इसको देखा है। अब हम इसके आगे जो देखने वाले हैं या देखेंगे वो देखेंगे हम कि जब हमारा अखंड भारत था उसका केंद्र बिंदु क्या था, पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन को माना जाता है। और इस तरीके से हम कुछ पॉइंट और देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हाई कोर्ट कब बना, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, जबलपुर में। तो इस तरीके से आगे क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो लगभग 1-1.5 यानी कि 1-2 क्लास और लगेंगी तो हमारा सामान्य परिचय खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये जो क्लास है कैसी लगी कमेंट जरूर करें, ताकि हम अपना जो कंटेंट है या जो बोलने का तरीका है, समझाने का तरीका है, उसको यानी कि सुधार कर सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें। दोस्तों आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।